हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है C10 एजुकेयर में, C10 डिजिटल में। ओके, सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है साइंस 1। ओके, साइंस 1 10th में हमारा बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। ओके, तो इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं पता कि साइंस 1 में क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारा टेंशन है दिमाग में। टेंशन मत लो, एकदम हल्के हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में करने चाहिए, जो आएंगे, जिनसे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपल हम टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, हमारे क्लास में साइंस 2 के भी ऐसे ही लेक्चर्स चल रहे हैं। ओके, तो आप साइंस 1 भी देखिए, दोनों आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद साइंस 1। ओके गाइस, ठीक है, तो ये है आपका इंडेक्स। ओके, तो आज हम है ना, हम हर एक, आपके पास 10 चैप्टर है। ओके, तो हर एक 10 चैप्टर्स में से हम जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, हम आपको बताएंगे। ओके, ठीक है, तो आपको आज हम कवर करने वाले हैं स्टार्टिंग के ये 3 चैप्टर। आज हम कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं स्टार्टिंग के 3 चैप्टर। ओके, ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर के बारे में, इनमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप वो करके जाइए, सिंपली आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ, आपको मैं से पहले सिंपल इनका मार्किंग स्कीम बता देता हूँ कि कितने मार्क्स के लिए ये टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आएगा। सेकेंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा। और नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये एग्जाम में आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के साथ। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन में गाइस आपको क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पे आपको ऊपर टॉपिक्स दिए हुए, हाँ कि ना। इस टॉपिक्स में मैं आपको एकदम सिंपली बता देता हूँ, आपको ग्रेविटेशन के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मैं आपको सिंपली इधर से पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आएगा केपलर्स लॉ। आप केपलर्स लॉ को समझ के रट के, जिनको नहीं समझ में आता रट लो, क्योंकि ये आने ही वाला है। ओके, ठीक है, केपलर्स लॉ हो गया। फिर बाद में आता है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये वाला F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, हाँ कि ना, हम सबको पता है। ठीक है, और एक है नॉर्मल जी की वैल्यू। इस वाले में ना, ये तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम जो नॉर्मल जी बोलते हैं। ठीक है, ये जी की वैल्यू, इससे क्वेश्चन कौन से आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं कि जी की वैल्यू कैसे कैसे, कौन से फैक्टर्स है जो जी की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। ओके, ये आएगा। एंड देन स्केप वेलोसिटी एंड फ्री फॉल एंड स्केप वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों पे, फ्री फॉल पे सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, याद रखिएगा। इस बेस पे फ्री फॉल पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम एक ओवरव्यू देखेंगे नॉर्मल, हम इसमें खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही जाएंगे, पूरे चैप्टर पे गो थ्रू नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है, उनको ही देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल इधर सबसे पहले इन लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, ग्रेविटेशन क्या होता है नॉर्मल। देखिए, ग्रेविटेशन क्या होता है सिंपली, सब जितनी भी चीज है अर्थ के अराउंड, सब क्या है, ग्रेविटेशन से बंधी हुई है। ग्रेविटेशन क्या है, एकदम सबसे वीकेस्ट फोर्स है। हम सब जानते हैं ग्रेविटेशन वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, तो वो सबको अपनी तरफ खींच के रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्स एंड मोशन। इसके बाद आता है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। गाइस देखिए, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब कोई चीज सर्कल में हम घुमाते हैं, देखो रस्सी को पत्थर को रस्सी से बांधो और उसको सेंटर से घुमाओ, क्या होता है, जो पत्थर है वो रस्सी से बंधा हुआ है और वो हर पॉइंट पे बाहर जाने के लिए सोचता है, बट क्या होता है, बाहर जा नहीं पाता। उसको किससे बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, तो थोड़ा आगे जाता है। ठीक है, बट फिर से वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन फिर से वो अंदर की तरफ खींचा हुआ है। ऐसे करते करते ना, वो पूरा सर्कल फॉर्म करता है। ओके, दैट इज जो उस पत्थर को खींचे रखा है, दैट जो फोर्स उस पत्थर को खींच के रखा है अपने सेंटर की तरफ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है, आपको समझाने के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन में ये आता, मतलब आता ही है। ठीक है,
फिर आ जाता है मैंने जो आपको बताया केपलर्स लॉ, ठीक है। केपलर्स लॉ क्या था? The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Ellipse है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, हम सब जानते हैं इलिप्स होता है, ठीक है। ये होता है इलिप्स, ठीक है। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो सन कहाँ होगा? किसी भी एक फोकस पे लाई करेगा और प्लेनेट इलिप्टिकल मोशन में उसके अराउंड मूव करेंगे, ठीक है, बराबर। तो केपलर ने ऐसे तीन लॉ दिए थे, फिर डिस्टेंस के लिए दिया था, और ये थर्ड वाला किसके लिए था? जो टाइम है, टाइम जितना इसको लगता है कवर करने के लिए, वो उसके डिस्टेंस के क्यूब के बराबर होता है। डिस्टेंस किसका? सन का और प्लेनेट के डिस्टेंस, डिस्टेंस समझो इधर आर है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये केपलर्स लॉ ऑफ मोशन आपको, केपलर्स लॉ आपको आते मतलब आते ही हैं, ठीक है। चलो केपलर्स लॉ प्लीज करके जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आएगा ही आएगा। कोई भी बोलेंगे देखो केपलर का थर्ड लॉ एक्सप्लेन करो, इसमें आपको केपलर का स्टेटमेंट देना है, उसके बाद उसके बारे में ये फॉर्मूला बताना है, ठीक है, इसके बारे में, और उसमें क्या क्या है, ये कौन, ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, इधर डी स्क्वायर, मतलब दो मास बॉडी के बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है। जितना मास को दूर लेके जाओगे उतना क्या होगा? उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है, ओके। सो ये इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले से आपको सिंपली ज्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट आता है, क्योंकि दो मास का, दो बॉडीज का मास दे देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस देंगे, बताओ कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया इधर, उसके बाद इधर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, देन ये देखिए वेट, जी एम एम बाय आर स्क्वायर उसके ऊपर है। उसके बाद आता है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी की वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मेन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं? स्मॉल जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यही करने हैं एग्जाम में। कौन सा एग्जाम में करने हैं? देखिए, ये वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब आता है मतलब आता ही है, ठीक है। वेरिएशन जी का, जी की वैल्यू कैसे कैसे बदलती है, कहां कहां बदलती है, किस तरीके से बदलती है, तो ये आपको करना ही है। देखिए जैसे कि चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस बदलने पे, चेंज विद द हाइट, हाइट बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू कम होगी, हाइट घटाओगे तो जितना अर्थ के, और अर्थ के नीचे भी जाओगे तो भी क्या होगा? जी की वैल्यू, वो सब हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए चेंज विद द डेप्थ, मतलब आप डेप्थ में जाओगे, हाइट पे गए, अब नीचे डेप्थ में, जमीन के अंदर भी मैं अगर गया तो जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, इधर मास एंड वेट, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में इधर बताया गया है थोड़ा। ये नॉर्मल 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछ लेंगे, मास, व्हाट इज वेट, ठीक है, इस तरीके से आपको ये नॉर्मल फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनके एसआई यूनिट वगैरह, ठीक है। देन फ्री फॉल गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। केपलर लॉ के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गाइस देखो, साइंस 2 में, साइंस 2 भी है आपको, साइंस 2 में क्या होता है ना, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, उसमें लर्न करना पड़ता है, और बहुत बच्चे होते हैं जिनको लर्न करने में बहुत ताप आता है, ठीक है। टेंशन मत लो, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये आपको स्कोरिंग टॉपिक है, क्यों? इसमें लिखना इतना रहता है और मार्क्स इतने मिलते हैं, हाँ कि ना। फ्री फॉल क्या है? इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल दे देंगे। फ्री फॉल, फर्स्ट बॉडी इधर है, ठीक है, उसको छोड़ा तो नीचे गई, ठीक है, कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगी, सिंपल, हाँ कि ना, दैट इज फ्री फॉल। तो उसके बारे में आपको इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल 101% आएंगे आएंगे आएंगे, एग्जाम में लिख लो, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है आप सॉल्व करके जाना गाइस। न्यूमेरिकल के रिलेटेड आप टेंशन मत लो, ठीक है। हम इस पूरे ये आपको बता देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बाद हम पीवाई क्यूज के लेक्चर भी लेंगे, तो हर एक चैप्टर से रिलेटेड पीवाई क्यूज भी हम करवाएंगे आपको, ओके। अलग अलग सब्जेक्ट के हमारे क्लासेस में चल रहे हैं पीवाई क्यूज, आप वो भी देख सकते हो, और हमारे साथ साथ ये भी, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इधर बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी सिंपल, हाइट बढ़ाओगे आपकी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा रीड कर लेना, ओके, नॉर्मल
फिर आता है escape velocity। escape velocity के ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। escape velocity के ऊपर आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। फ्री फॉल से कम पूछते हैं लेकिन escape velocity में भी आते हैं, ठीक है। escape velocity क्या होती है गाइस? सिंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरे को उसको कितना फोर्स देना पड़ेगा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, ठीक है। कितनी स्पीड मेरे को देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। दैट इज माय एस्केप वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। बस दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही था, इस चैप्टर में सिंपल इतना ही चीज था। अब इसका एक ओवरव्यू इन पर रिकैप ले लेते हैं, क्या होता है इस चैप्टर में, क्या क्या था। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद था केपलर लॉ। अब इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक, फर्स्ट केपलर्स लॉ आपको करके जाना है। फिर फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर को सेंट्रीपिटल फोर्स था, उसको 1 मार्क्स के डेफिनेशन में उसको कर लेना, ठीक है। एंड देन फ्री फॉल एंड एस्केप वेलोसिटी, ये गाइस इसके बेस पे न्यूमेरिकल कर लेना। फ्री फॉल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेना क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन, फ्री फॉल एस्केप वेलोसिटी दोनों की डेफिनेशन एंड उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप ज्यादा सॉल्व करना, ठीक है। ओके, सो इस चैप्टर में से आपको 5 मार्क्स के लिए आने वाला था, जो हमने देख लिया, बहुत सारे बहुत सारे इसमें दिए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर गाइस आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है, ठीक है। 6 मार्क्स गाइस, ऐसे लगता है 6 मार्क्स के लिए तो पूछा जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। 6 मार्क्स दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर अगर इजी होगा तो 6 मार्क्स पूरे आपकी पकड़ में होंगे, हाँ कि ना। इस चैप्टर में क्या क्या है गाइस, ये चैप्टर बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई इसमें क्या है, बहुत वो है, ये है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। सिंपल क्या है इसमें, इसमें देखो एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, कितने एलिमेंट इस अर्थ पर प्रेजेंट है, कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, हाँ कि ना। पीरियोडिक टेबल, इस चैप्टर में सिंपल आप पीरियोडिक टेबल करके जाओ, आपका चैप्टर हो गया, ओके। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, डोबेराइनस ट्रायड दिया है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव दिया है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए, आता है डोबेराइनर ट्रायड पे, ठीक है। डोबेराइनर ट्रायड वैसे तो थ्योरी हाफ सच है हाफ झूठी है, हाँ कि ना, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि पहले प्रपोज की गई थी, इसलिए पहली चीज का महत्व होता है, हाँ कि ना गाइस। तो डोबेराइनर ट्रायड की ये थ्योरी आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ठीक है। डोबेराइनर ट्रायड क्या होता है, सिंपल, इसने क्या बोला था कि 3 एलिमेंट्स को उसने लाइन में रखा था, 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, ठीक है। तो वो क्या बता रहा था, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास का सम करोगे और उनका एवरेज लोगे, देखो फर्स्ट एंड थर्ड का सम किया और उसका एवरेज लिया, तो आपको बीच वाले का, जो सेंटर में तो तुम्हारा एलिमेंट है, उसका आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक वेट मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है, समझा। तो यही था डोबेराइनर का ट्रायड। इसके ऊपर गाइस करके जाना, 2-3 एग्जांपल लर्न कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको भी समझ लेना, इसमें से भी कभी कभार पूछा जाता है। डोबेराइनर ट्रायड मैंने देखा है कि ज्यादा पूछा जाता है, ये भी है, ठीक है, इसको भी कर लेना। इसमें फर्स्ट एंड, उन लोगों ने 8-8 का ग्रुप बनाया था, फर्स्ट एंड 8 की प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसा ऐसा वो बता रहा था, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद सबसे पहली पीरियोडिक टेबल दी थी मेंडेलिव ने, गाइस मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल आप सब जानते हो, हाँ कि ना, ऐसी थी कुछ, लेकिन हमको ये देखने में अच्छी नहीं लगती, हाँ कि ना। हमको कौन सी पसंद है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ कि ना, ठीक है। बट ये भी है, इसमें इसने इसके अंदर कितने एलिमेंट्स के बारे में बताया था टोटल गाइस, 63 एलिमेंट्स के बारे में ही इसने बताया था, जो उस टाइम पे नोन थे, ठीक है। बट उसमें भी हाइड्रोजन की प्लेस को लेके वो कंफ्यूज था, मैं हाइड्रोजन को इधर रखूं या इधर हेलोजन में रखूं, या वो कंफ्यूज था, ठीक है। तो उसने पहले देखो शुरुआत उसने की, इसलिए बहुत जरूरी है। बट आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन कौन से आएंगे, हाँ कि ना, हम मेन क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं, एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम में इसके ऊपर मेन ज्यादातर क्वेश्चन कौन सा आता है पता है, डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स क्या उसमें अच्छाई थी,
और डीमेरिट्स मतलब वो क्या क्या किस चीजों में कंफ्यूज था, क्या चीज वो नहीं कर पाया, हाँ कि ना। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है गाइस एग्जाम में, याद रखो। डीमेरिट्स और ऊपर था मेरिट्स, ये दोनों पढ़ के जाना, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ के जाना, क्या क्या है, क्या है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, सब तरीके से, ठीक है। चलो, डीमेरिट्स में जैसे कि वो हाइड्रोजन के प्लेस को लेके भी बहुत वो था वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मतलब पीरियोडिक टेबल अपनी मॉडर्न वाली, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब वही इसने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर गाइस क्वेश्चंस आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमको पता है सोडियम का, देखो गाइस हमको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, हाँ कि ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, 281, हाँ कि ना। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में दे देंगे और आप लोगों को पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में देंगे और आप लोगों को पूछेंगे कि बताओ ये एलिमेंट कौन सा है, कौन से ग्रुप में लाई करता है, हाँ कि ना। इस तरीके से कौन से ग्रुप में है, इसका नाम क्या है वगैरह वगैरह, इसका एटॉमिक मास, इससे रिलेटेड सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे आपको, बताना इसको प्लस करोगे, 2 + 8 + 1 11, 11 किसका होता है, सोडियम का होता है, तो फिर आप सोडियम बताओगे, हाँ कि ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गाइस आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक लर्न करने हैं, आप लर्न कर लेना, आपको हेल्प करेगा आगे भी, आगे आप साइंस लोगे, 11 12th में जाओगे आपको ये बहुत हेल्प करेगा, हाँ कि ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में मेटल एलिमेंट होते हैं, हाँ कि ना। इन सब के बारे में देखो पूरा याद नहीं करना है, पूरा कोई याद करने वाले कर लेते हैं, लेकिन पूरा याद करके कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग का ये, ठीक है। और स्टार्टिंग के इतने एलिमेंट्स, और ये स्टार्टिंग का एक एक रो, एक या दो रो, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है, हमने भी वही किया था। इसकी लर्न करने की भी बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स है आपको, चाहे तो जैसे कि देखिए, हलीना की रब से फरियाद फिरे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चंस आते हैं ट्रेंड्स के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या है, मतलब कि आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटम की साइज क्यों डिक्रीज होती जाती है, ये क्वेश्चंस आता है। हमारे टाइम पे भी आया था, मेरे को भी आया था, मेरे को अभी तक याद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और क्या आते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट जाने पे घटती है, मतलब डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, कम होती है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ट्रेंड्स के ऊपर पीरियोडिक टेबल पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पीरियड्स एंड देखो इसमें देखो 7 रो है, 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है, देखो 18 ग्रुप्स है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद वैलेंसी क्या होती है देख लेना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर गाइस, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगी। फिर इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, हाँ कि ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, कम होगी, सिंपल। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर कम होंगे, हाँ कि ना। इधर मेटल मिलते हैं क्या, हमको इधर गैस मिलती है, हाँ कि ना, हम सबको पता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाँ कि ना, ठीक है। चलो, और ऐसे ही सेम टू सेम ट्रेंड्स क्या है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे नीचे आओगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्यों, हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है, हाँ कि ना। एटम में शेल ऐड हो रहा है मतलब साइज बढ़ रही है, हाँ कि ना। तो ये आपको सिंपल, इसमें देखो 3 फैक्टर दिए हुए, एक एटॉमिक रेडियस के ऊपर, दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है। ये आपको करना है इस एग्जाम, मतलब इस चैप्टर में, ओके। हेलोजन फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, हेलोजन फैमिली के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, कौन सी वाली, ग्रुप नंबर 17, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। ये वाले लोग क्या क्या करते हैं, कौन सी गैस किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, एंड देन दैट्स इट फॉर योर चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हमने, पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले मेन पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पूछा जाएगा, ट्रेंड्स के बारे में। उसके बाद सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था डोबे-राइनर का ट्रायड, ठीक है। डोबे-राइनर का ट्रायड क्या था, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्लस करोगे और उसका एवरेज लोगे तो आपको बीच वाले का मास मिल जाएगा, हाँ कि ना।
ठीक है। तो इस चैप्टर में से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि एग्जाम में आ सकती है, पूछी जाती है, और ये बहुत सिंपल है गाइस, करने जाओगे तो बहुत। और एक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे और बताओ कि ये एटम कौन सा है, इसका एटॉमिक मास क्या है, कौन से ग्रुप में लाई करता है, कौन से ब्लॉक में लाई करता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, दे देंगे। ओके डन। एफ ब्लॉक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका थर्ड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन गाइस, ये चैप्टर जो है बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर्स बहुत हार्ड है, केमिकल रिएक्शन आ गई, सर हिल जाता है बच्चों का। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर्स में आपको जो, देखो इसमें 4 ही तो टॉपिक दिए हुए गाइस, देखो 4 टॉपिक के ऊपर चैप्टर है। क्या दिया है, सबसे पहले बताया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हाँ कि ना। उसके बाद क्या बताया, रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे कैसे, ठीक है। उसके बाद क्या, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको केमिकल रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि आप इसको बैलेंस करो, मतलब बैलेंस मतलब, बैलेंस क्या होता है, मतलब इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर इज इक्वल्स टू के इस पार भी 2 ऑक्सीजन, मतलब रिएक्टेंट में अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी, ठीक है। तो इस बेसिस पे। और थर्ड वाला क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। गाइस इस चैप्टर्स में मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर में ये वाले टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप इसको दोगे, ठीक है, इस वाले चैप्टर्स में। और रूल्स तो देखो, रूल्स पता होंगे तो ही तुम केमिकल रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो इधर केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो उसके बारे में बताया है, ठीक है। 2 रिएक्टेंट मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ कि ना। हाँ, उसके बाद क्या आता है, केमिकल इक्वेशन। देखो इसमें क्या था, CuSO4 था, उसका Zn के साथ, जिंक के साथ होता है रिएक्शन, तो क्या करता है, जिंक कॉपर की जगह ले लेता है, ठीक है, कॉपर की जगह ले लेता है ZnSO4 और Cu को बाहर कर देता है, हाँ कि ना। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन है, दिया हुआ है, ये पढ़ के जाना, ठीक है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है, बट नॉर्मली पढ़ लेना, याद रखना, रूल्स एक दिमाग में याद रखना, तो आप उस हिसाब से उसको लिख सकते हो अगर आया तो, ठीक है। बट इसमें मेन पार्ट क्या आता है, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग के ऊपर आप कोई भी इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे उसको बैलेंस करो। देखो जैसे कि इधर एग्जांपल दिया हुआ है, NaOH H2SO4 को मिला है तो Na2SO4 मिला और H2O मिला। अभी देखो गाइस, इधर आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा जूम करता हूं, आप देख सकते हो, इधर देखो, इधर सोडियम एक ही है, सोडियम एक ही है, बट इधर सोडियम कितने, Na2, 2 सोडियम है, हाँ कि ना, 2 सोडियम है, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है, इधर एक था अचानक 2 कैसे आ गए, तो इधर तुम क्या करोगे, सिंपली इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो इधर 2Na हो गया, तो इधर Na2 है, ठीक है, हाँ कि ना। अब इधर देखो H कितना है, O कितना है, इधर O 4 है और इधर O 5 है, हाँ कि ना, 5 है, और इधर O कितने हैं, 4 और 5 6 है, 6 O है, ये भी लोचा हो गया। तो इधर आप क्या करोगे, सिंपल H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब देखो गिनो, इधर O4 और इधर O कितने हो गए, 2 हो गए, हाँ कि ना। तो कितने हो गए टोटल, 6। और इधर कितने हैं, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 4, 2 4 6, हाँ कि ना। मतलब ये 6 ऑक्सीजन हो गए। इसी तरह से आप हाइड्रोजन भी गिन लो, दोनों एक तरफ इक्वल है। तो ये हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस किया। तो वही वो लोग इधर स्टेप्स बता रहे हैं कैसे आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंसिंग का कर लेना। एंड देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये गाइस एग्जाम में आता है, इसको करके जाना। डेफिनेशन, उनसे रिलेटेड रिएक्शन, और रिएक्शन को एक्सप्लेन करना, उसमें क्या बन रहा है, क्या मिल रहा है, क्या बन रहा है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। वही ये आपको फुल मार्क्स दिला सकता है गाइस, ठीक है। तो इसको भूल के भी देखो, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 चीज आपस में जुड़ जाती है, NH3 था HCl था, NH4Cl बना दिया, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का सिंथेसिस बताओ, पूछ लेंगे एग्जाम में, तुमको ये रिएक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उन लोगों ने, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब गाइस टूटना, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। किसी चीज लोगे, उसको गर्म करोगे तो क्या करेगी, टूट जाएगी। तो सिंपल इधर देखो, शुगर को लिया, हीट किया, तो उसने क्या दिया हमको, 12 कार्बन एटम दिए और 11 H2O के मॉलिक्यूल्स दिए, हाँ कि ना, ठीक है।
समझा? इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मतलब एक एटम दूसरे एटम को हटा देता है, मतलब इधर FeSO4 की जगह जुड़ जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है, जो हमने पहले देखा था रिएक्शन, ठीक है, Zn कॉपर को हटा देता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसा एक है ना, ऐसा ही एक और एक दूसरा होगा, समझ रहे हो? तो फिर इसके एटम इधर से इधर चले जाएंगे, ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना? फिर आता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में गाइस वन डेफिनेशन में पूछ लेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इसको। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? एंडोथर्मिक मतलब जो हीट लेता है, एनर्जी लेता है। एक्सोथर्मिक जो एनर्जी देता है, रिलीज करता है, ओके, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। एंड इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। गाइस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कौन कौन करते हैं? क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस चीज पे बेस्ड होती है? कैसे बढ़ा सकते हो? कैटलिस्ट का यूज करते हैं, हाँ कि ना? हमको पता है गाइस, हमने पढ़ा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, फिर बाद में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप कितना ले रहे हो, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, कितने टेम्परेचर पे करवा रहे हो वो भी मैटर करता है, और बाद में आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है गाइस? सिंपल, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता लेकिन रिएक्शन के टाइम को कम कर देता है, मतलब फटाफट करवाता है रिएक्शन, दैट इज कैटलिस्ट, सिंपल, हाँ कि ना? तो इसके बारे में पढ़ लेना ये सारे टॉपिक्स। और फिर बाद में आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है गाइस? सिंपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, डन। बाकी इस चैप्टर में इतना कुछ खास बाकी तो है नहीं। इसमें तो इधर एक्टिविटीज दी हुई है एंड कोरोजन, ये वाला टॉपिक गाइस आपको। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? कुछ नहीं, आयरन है, उस किसी भी चीज का कोरोजन होता है, ठीक है? कोरोजन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो एक लेयर फॉर्म कर देता है, करोजिव लेयर, उसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन। आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल चलाते हो, घर के बाहर पड़ी हुई है, हाँ कि ना? बहुत टाइम बाद तो क्या होगा, उसके पास ऑक्सीजन लग लग के उसके ऊपर जंग लग जाता है, हाँ कि ना? लोखंड में जंग लगता है, दैट इज सिंपली कोरोजन। कोरोजन के ऊपर आता है डेफिनेशन वगैरह, आपको पूछ लेंगे कोरोजन, ठीक है? बस खत्म, ठीक है? इसमें क्या होता है गाइस, हमने क्या क्या पढ़ा? केमिकल वाले चैप्टर में आपको सिंपल इक्वेशंस को बैलेंस करने का देखना है। बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखो, उसके आप 5-6 एग्जांपल सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब कर लो, ठीक है? इन सब का डेफिनेशन और ये सब पढ़ लो। उसके बाद क्या था? कोरोजन, कोरोजन के बारे में पढ़ लो, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही था। तो हमने आज 3 चैप्टर्स देखे, 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, उनमें क्या क्या पूछा जा सकता है, उनमें क्या क्या आएगा, और यही टॉपिक्स को गाइस करके जाओ, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आप अपने तरफ से फुल्ली आपको प्रिपेयर नहीं हो कि भाई मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई टेंशन मत लो, आप इतने टॉपिक्स खाली पढ़ के जाओ जो जो मैंने मेन बताए हैं। ग्रेविटेशन में फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी, ये बताया, ओके? तो इस तरीके से सब चैप्टर्स करके जाओ, और हम इसमें आगे से इसी इन्हीं चैप्टर्स की पीवाईक्यू सीरीज भी लेंगे, तो इसमें से आपको हेल्प होगा इन चैप्टर्स को देखने में, समझने में कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं, ओके? ठीक है, इस तरह से हम इन चैप्टर्स की, हर एक चैप्टर्स की पीवाईक्यू सीरीज लेंगे, ओके? तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसके आगे हम लोग और भी वीडियोस डालेंगे आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके?